हेलो दोस्तों, आरपीएससी तरंग के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। और इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पे रोज़ शाम को 7:30 बजे आरपीएससी तरंग के इस चैनल पे मिलते हैं। तो आपकी इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या करने वाले हैं, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण वाला टॉपिक जो है अपना सोशल एंड रिलीजियस रेनेजेंस, इसको आज ख़त्म करने वाले हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स में से किस किस को पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है राजा राम मोहन राय को। उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दयानंद सरस्वती जी के बारे में। और एक और हमें कौन पढ़ने हैं, स्वामी विवेकानंद। तो ये 3 व्यक्तियों के बारे में क्या है, हमें अपने सिलेबस में दिया हुआ है। इन तीनों से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो यही पढ़ने हैं। बाकी और लोगों ने भी सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में योगदान दिया था, पर हमें क्या करना है, ओनली सिलेबस ओरिएंटेड ही चलना है। तो सिलेबस में जो है उसी को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन जो राय थे, ये क्या थे, किसके समर्थक थे, तो ये पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था उसका, और अंग्रेजी शिक्षा के ये क्या थे, समर्थक थे। और ये मॉडर्न और उदार शिक्षा के भी पक्षधर थे। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये कौन सी शिक्षा के समर्थक थे। तो आपको याद रखना है कि ये जो थे मॉडर्न या फिर वेस्टर्न एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपको वर्ड दिखाई दे उस पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया, वेद और उपनिषदों को बांग्ला भाषा में क्या किया, अनुवाद किया। क्या किया इन्होंने, वेदों का और उपनिषदों का क्या किया, बांग्ला लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था मई 1772 में बंगाल में। और बंगाल में भी कहाँ पे, राधानगर में, हुगली में। और परिवार कौन सा आता था, तो परिवार था इनका ब्राह्मण परिवार से थे ये, और ब्राह्मण में भी जमींदार परिवार। तो ब्राह्मण जमींदार परिवार से इनका संबंध है। और जन्म हुआ 1772 में बंगाल में, हुगली में। पिता का नाम आता है रमाकांत देव, माता जी का नाम आता है तारिणी देवी। और ये जो थे मूर्ति पूजा और सती प्रथा के क्या थे, खिलाफ थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था और सती प्रथा के भी क्या थे, ये अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। अब इनके उपनाम आते हैं। तो इनके उपनामों में एक तो आता है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, इनको कहते हैं। सेकंड आता है आधुनिक भारत के पिता या पहला नेता, आधुनिक भारत का पिता या फिर आधुनिक भारत के पहले नेता भी इन्हें कहते हैं, किसे, राजा राम मोहन राय को। और आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक पूछ ले तो भी यही है। तो आधुनिक भारत से 3 चीज़ें हो गई, या तो आपके पास पिता वर्ड आएगा, या आएगा पहला नेता, या फिर आ जाएगा फर्स्ट समाज सुधारक। तो इन तीनों वर्डों से क्या याद रखना है आपको, आपको चले जाना है राजा राम मोहन राय के पास और अपना उत्तर लगा देना है। फिर आता है अपने पास में युगदूत। तो युगदूत की उपाधि भी इन्हें मिली हुई है। और इसको क्या कहते, इन्हें क्या कहते हैं, भारत में नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहते हैं। और इनको कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा। क्या कहते हैं इन्हें, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा भी इन्हें कहते हैं। बंगाल में नवचेतना और क्रांति का अग्रदूत भी इन्हें कहते हैं। अब ये आपको याद रह जाएगा, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, तो बंगाल में नवचेतना और क्रांति का अग्रदूत भी इन्होंने यहाँ पे किया था। तो इस तरह से आपको याद हो गए। यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, भारतीय शब्द 2 बार आया है, भारतीय भारतीय। अब इधर तो भारतीय पत्रकारिता है, यहाँ पे है भारतीय पुनर्जागरण। तो पत्रकारिता का भी अग्रदूत कहा है, और नवचेतना और क्रांति का भी अग्रदूत कहा है। तो अग्रदूत वर्ड में क्या आएगा, भारतीय आ जाएगा साथ में, यहाँ आएगा पत्रकारिता, यहाँ आ जाएगा पुनर्जागरण। और ये आधुनिक भारत वाले तो आपको याद हो ही गए होंगे, आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत का पहला नेता, और फर्स्ट समाज सुधारक आधुनिक समाज का। और एक एक्स्ट्रा ये याद रखना है, युगदूत, जिसको क्या कहते थे, भारत में नवजागरण का अग्रदूत। तो इस तरह से याद हो गए उपाधियाँ। फिर इन्हें राजा की उपाधि भी दी गई, जो कि किसके द्वारा दी गई, अकबर सेकंड के द्वारा। अकबर सेकंड कौन था, मुगल शासक था। और ये उपाधि इसने कब दी थी, तो 1830 में इनके ये अग्रदूत की उपाधि दी थी अकबर के सेकंड के द्वारा। फिर इन्हें युगदूत की उपाधि जो दी वो किसने दी, SC बोस, मतलब क्या है,
अभी हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो क्या है, इन्हें कौन सी उपाधि दी? युगदूत की उपाधि दी। किसे दी? राजा राम मोहन राय की हम बात कर रहे हैं, तो इनको ये उपाधि दी। फिर बात करते हैं इनके द्वारा फारसी में लेख लिखे, जिसका नाम क्या था? तोहफात उल मुवाहिद्दीन। क्या नाम था? तोहफात उल मुवाहिद्दीन। इन्होंने लिखा, कब लिखा? 1809 में लिखा। जिसको और इन्होंने क्या लिखा? गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, और इसी को क्या कहते हैं? एकेश्वरवादियों का उपहार इसको कहा जाता है। और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बुक भी इन्होंने लिखी है, जो कि ईसाई धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर क्या है? बेस्ड है, और ये लिखी इन्होंने 1820 में। और ये जो है एकेश्वरवादियों का उपहार, इसमें क्या बताया इन्होंने? मूर्ति पूजा के विरुद्ध क्या है? एक लेख यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है, इस बुक के बारे में क्या है? पूछा भी गया आरपीएससी द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है आरपीएससी, इसका मतलब ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो आगे जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो आप इससे संबंधित एक क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हैं। अब इनके साथ संबंधित प्रमुख पत्र, पुस्तकें और संस्थाएं भी देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख पत्र में आती है मतलब क्या क्या? तो ये है एक तो तोहफात उल मुवाहिद्दीन, ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जो कि फ़ारसी भाषा में लिखी हुई है। और द प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, जो कि 1820 में लिखी है। और इसमें क्या लिखा है? ईसाई धर्म के बारे में लिखा गया है। और ये जो है फ़ारसी में है। तो फ़ारसी में दो जो है बुक इनकी है, तोहफात उल मुवाहिद्दीन और द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। फिर बांग्ला लैंग्वेज की बात आती है, तो बांग्ला में इन्होंने लिखी है संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल, बंगाल गजट और ये इतना इन्होंने लिखा है यहाँ पे। 4 चीज़ें, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल और बंगाल गजट। तो ये क्या है? बांग्ला में लिखा है। फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिखा है इन्होंने क्या? बंगदूत। और जो अदर हैं इनकी बुक्स, वो है 1816 में लिखी वेदांत सार का संक्षिप्तीकरण। क्या लिखी है? वेदांत सार का संक्षिप्तीकरण। तो ये इन्होंने लिखी है। इसके बाद में क्या है? इसका भी क्या किया है इन्होंने? अनुवाद किया है। तो वेदांत सार का जो संक्षिप्तीकरण है उसका अनुवाद किया है 1816 में। 1820 में इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा बुक लिखी। 1829 में द यूनिवर्सल रिलीजन लिख दी। और 33 में गौड़ीय व्याकरण लिख दी। तो ये सारी क्या है? इनकी बुक्स हैं। आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। याद नहीं भी हो तो याद करनी ही पड़ेगी, आपको कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आरपीएससी इसमें से एक न एक क्वेश्चन हमेशा देती है। अब इनसे संबंधित क्या है? संस्थाएं जो इन्होंने खोली उनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने आत्मीय सभा जो है उसकी स्थापना की। कब की? 1814 में की, कलकत्ता में की। तो ये बात यहाँ पे है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा भी है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने 1814 में कलकत्ता में। तो ये 1814 जो लिखा हुआ है, ये कई बुक्स में इसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आरबीएससी की बुक में मुझे तो यही मिला 1814। और आप चेक करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि ये आपके अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। फिर वेदांत सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1816 में की इन्होंने ही। फिर हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी 1817 में, जो कि कलकत्ता में की। वेदांत कॉलेज की स्थापना करी 1825 में, कलकत्ता में। ब्रह्म समाज और सभा जो है उसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में कर दी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 17 के बाद में 2 साल बाद में वेदांत सोसाइटी की कर दी। फिर 1 साल बाद में क्या किया? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बना दिया, उसकी स्थापना कर दी। फिर दूसरा कॉलेज बना दिया कितने साल बाद में? ये बना दिया 8 साल बाद में। तो 8 के बाद में फिर क्या हुआ? फिर से 3 साल बाद में क्या किया? ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा की स्थापना कर दी। और सबकी क्या है? ये कलकत्ता में इन्होंने ज़्यादातर ये जो सारी स्थापनाएं की थी। फिर क्या हुआ? इनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को धारा 17 के तहत विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगा दी। क्या कर दिया? सती प्रथा जो थी उस पर क्या थी? रोक लगा दी। किसके मतलब किसने लगाई? तो विलियम बेंटिक ने लगा दी 4 दिसंबर 1829 को।
कौन सी धारा के तहत, तो ये धारा आपसे पूछ सकता है, तो धारा आपको याद रखनी है, धारा 17 के तहत इन्होंने क्या है, सती प्रथा पर रोक लगवा दी थी विलियम बेंटिक के साथ। अब आगे बात करते हैं, तो एक नाम आता है आदि ब्रह्म समाज। क्या आता है? आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज जो है उसकी जो ब्रह्म समाज था वो 2 भाग में डिवाइड था, आदि ब्रह्म समाज और भारत का ब्रह्म समाज, जिसको भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते थे। तो जो आदि ब्रह्म समाज था उसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और भारत का जो ब्रह्म समाज था उसको केशव चंद्र सेन ने क्या है, मतलब ब्रह्म समाज को लोकप्रियता को बढ़ाया था। फिर राजा राम मोहन राय जो थे पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो पहले क्या है, समुद्र पार करके जाना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, तो इसीलिए ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि राजा राम मोहन राय जो है पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। मुग़ल बादशाह अकबर सेकंड ने इन्हें भेजा था, और तथा पहले ऐसे भारतीय थे जिनसे क्या है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया। तो ये ऐसे पहले भारतीय थे जिससे क्या है, ब्रिटिश जो संसद थी उसने क्या किया, भारतीय मामलों पर क्या किया, डिस्कशन किया, परामर्श किया। राय की मृत्यु, मतलब जो राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु, डेथ कब हो गई, तो ये इंग्लैंड में ही हो गई इनकी मृत्यु। और फिर ब्रिस्टल में क्या है, इनका स्मारक बना हुआ है। तो ब्रिस्टल में क्या है, इनका स्मारक बना हुआ है। इस पर क्या है, हरिकेली नाटक की क्या है, पंक्तियाँ भी लिखी हुई है। राजा राम मोहन राय के बाद जो है ब्रह्म समाज जो था, इसका संचालन किसने किया, पंडित रामचंद्र वागीश ने, द्वारकानाथ टैगोर ने और देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किस किसने किया, 3 लोगों ने किया। रामचंद्र विद्या वागीश ने किया, और दूसरे कौन आते हैं, तो दूसरे हैं द्वारकानाथ, और तीसरे आते हैं अपने देवेंद्र नाथ। तो इस तरह से 3 लोगों ने इनका क्या है, बाद में ब्रह्म समाज का क्या किया, संचालन किया। तो ब्रह्म समाज का संचालन इन्होंने किया। और फिर क्या हुआ, 1839 में तत्वबोधिनी, क्या है 1839 में, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किसने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। और जो ये मतलब तत्वबोधिनी सभा थी, इसके नाम से एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी, जो कि बंगाली लैंग्वेज में निकाली गई। तो ये बात यहाँ पे आती है। अब आपको ये याद कैसे रहेगा, तत्वबोधिनी, तो तत्वबोधिनी देवेंद्र नाथ। तो अगर अपने को क्या है, तत्वों का बोध होता तो अपन क्या होते, देव होते, मतलब भगवान होते। तो इससे आपको याद रह जाएगा, तो तत्व से देवेंद्र नाथ, तो देव याद रह जाएगा। और ऐसे ही आप ब्रह्म समाज को भी याद रख सकते हैं, राजा राम मोहन राय। तो इनके नाम में ही ये छुपा हुआ है कि राम और मोहन जो है, अब राम और मोहन जो है वो क्या है, एक तरह से ब्रह्मा का स्वरूप है, तो ब्रह्म है। तो इससे याद रह जाएगा कि राम मोहन देखते ही ब्रह्म समाज आपको याद करना है। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कर दी थी। और क्या क्या स्थापना इन्होंने की थी, जल्दी से बताएं। तो इन्होंने की थी आत्मीय सभा की, वेदांत सोसाइटी की, हिंदू कॉलेज की और वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। और कहाँ पे की थी, ये सभी कलकत्ता में की थी। और क्या पढ़ा हमने, इनकी बुक्स के बारे में पढ़ा। फारसी में 2 बुक लिखी है, तोहफातुल मुवाहिद्दीन, द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। बांग्ला में 4 लिखी हैं, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, बंगाल गजट। और हिंदी में 1 लिखी है, बंगदूत। इसके अलावा और लिखी है जो 1816 में वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण का अनुवाद, हिंदू धर्म की रक्षा 1820 में, द यूनिवर्सल रिलीजन 1829 में, और 1833 में गौड़ीय व्याकरण। और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या है, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी धारा 17 के अंतर्गत। और कब लगवाई थी, धारा 17 और 1829। तो ऐसे आपको ये क्या है, चीज़ें याद होनी चाहिए जल्दी से, और इनके उपनाम भी आप देख लें। तो इसके बाद में हम चलते हैं आर्य समाज की ओर। और इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसमें क्या है, हम दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ेंगे। और जो दयानंद सरस्वती है, ये 19वीं शताब्दी के उत्तरी भारत के हिंदू लूथर इनको क्या है कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का
हिंदू लूथर इनको कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1824 में टंकारा में गुजरात के मोरबी के पास में हुआ। कहाँ पे हुआ? टंकारा में, गुजरात के मोरबी के पास। पिता का नाम इनके है अंबाशंकर, जो कि वेदों के विद्वान थे, और इनका जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय भी ब्राह्मण परिवार से ही थे, और सरस्वती जी भी, मतलब दयानंद सरस्वती जी भी क्या है, ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम है यशोदाबाई। बचपन का नाम जो है किसका, सरस्वती जी का, दयानंद सरस्वती का, ये आता है मूलशंकर। तो ये भी कई बार पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, और तो ये आरएसएसबी के द्वारा भी पूछा है और इसके द्वारा भी पूछा है, तो इसको ध्यान में रखें। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद स्वामी। और 1816 में ये मथुरा में इनसे क्या है, भेंट हुई थी। मतलब मथुरा में जो है 1860 में ये इनके गुरुजी जो थे स्वामी विरजानंद, इनसे मिले थे। इनकी मृत्यु कब हुई सरस्वती जी की? तो इनकी मृत्यु हुई अक्टूबर 1883 में, दीपावली के दिन हुई। और कहाँ पे हुई? अजमेर में। तो ये भी पूछा है, आगे जाके आप देखेंगे। 14 वर्ष की आयु में क्या है, इन्होंने गृह त्याग दिया था, मतलब अपना घर जो है 14 ईयर की एज में इन्होंने छोड़ दिया था। और इनका नारा जो है आप सभी जानते होंगे, पुनः वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने क्या किया? प्राचीन कुरीतियों का भी विरोध किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आती है पाखंड खंडन, जो कि 1866 में लिखी है, अद्वैत मत का खंडन, सत्यार्थ प्रकाश, पंच महायज्ञ विधि, जो कि 1875 में लिखी है, वल्लभाचार्य का खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य की भूमिका। तो इस तरह से इनकी ये जो रचनाएं आती हैं ये हैं। तो फिर से बताती हूँ एक बार, पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन और वल्लभाचार्य मत का खंडन। तो तीन जो है वो तो खंडन के ऊपर ही है, पाखंड, अद्वैत मत और वल्लभाचार्य मत का। उसके बाद में आती है सत्यार्थ प्रकाश, पंच महायज्ञ विधि, देन आती है वेद भाष्य भूमिका और ऋग्वेद भाष्य की भूमिका। तो वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, तो ये दो हो गई, और इसके अलावा आपके दो ही तो बची, सत्यार्थ प्रकाश और पंच महायज्ञ विधि। तो ये आपको याद रह जाएगी। फिर देखते हैं क्या हुआ 1883 में। क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह के समय क्या है, परोपकारिणी सभा की स्थापना की। क्या किया इन्होंने? परोपकारिणी सभा की स्थापना की। अब आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे, तत्वबोधिनी जो सभा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ये मैंने आपको ऊपर याद करा दिया था। कैसे याद कराया था? कि अगर हम देव होते, मतलब हमें तत्वों का बोध होता, तो हम क्या होते? गॉड होते, देव होते। तो ये आप इससे क्या है, बिल्कुल इसको नहीं बोलेंगे, तत्व आते ही आपको देव विधान में आ जाएगा। और फिर जो बचेगी अपने परोपकारिणी सभा, तो परोपकार के लिए जो क्या है, दया रखनी पड़ती है परोपकार करने के लिए। तो दया से आ जाएगा अपने पास में क्या, दयानंद सरस्वती। तो ये दोनों आप बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूलेंगे, इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। तो ये दोनों बातें आपको याद हो गई। और दया वही आदमी रख सकता है जो क्या हो, सज्जन। तो ये भी याद रह जाएगा कि दया से किसके टाइम पे, तो सज्जन सिंह के समय पे ये एस्टेब्लिश हुई थी। तो सारा ये कुछ जो भी लिखा है सारा आपको याद हो चुका है। आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अभी हम देखेंगे साथ में जो क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपका कॉन्फिडेंस मतलब एक बार हाई लेवल पे होगा। फिर आगे देखते हैं 1864 में स्वामी जी ने क्या किया, सार्वजनिक उपदेश देना प्रारंभ किया। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है, जो कि 1874 में इन्होंने लिखी थी, और हिंदी में ये बुक थी। और इसकी रचना इन्होंने उदयपुर में नौलखा महल में की थी, लेकिन इसका पब्लिशन जो है, मतलब प्रकाशन, फर्स्ट एडिशन अजमेर में प्रकाशित हुआ। तो ये भी पूछ सकता है कि रचना कहाँ पे की थी, तो रचना उदयपुर में नौलखा महल में की थी, लेकिन इसका फर्स्ट एडिशन जो है पब्लिश अजमेर से हुआ था, ना कि उदयपुर से। और इनका मानना था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से भी अच्छा है। क्या है मतलब, जो अपना देश है वो अगर कितना ही बुरा हो, वो एक विदेशी राज्य से भी क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो इसको क्या है, आप इसे याद रख सकते हैं कि जैसे आपने बचपन में सुना ही होगा, घूम घाम के घर को आए, तो वो वाला कि अपना घर है सबसे प्यारा।
तो इससे याद रखेंगे कि अपना जो देशी राज्य है वो सबसे अच्छा है विदेशी राज्यों से, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। केशव चंद्र सेन जो है, इनकी सलाह पे क्या है, दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था, मतलब ये करने का निर्णय लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी लैंग्वेज में अपने विचारों को प्रचार करने का निर्णय लिया था। तो आपको आंसर देना है यहाँ पे केशव चंद्र सेन। क्या देना है? केशव चंद्र सेन देना है। ज्ञान भंडार की 4 श्रेणियाँ इन्होंने बताई, क्या क्या लिख दी हूँ मैं यहाँ पे। पहली तो बताई विज्ञान, दूसरी बताई कर्म, देन बताई इन्होंने उपासना, और चौथी बताई इन्होंने ज्ञान। तो ये 4 श्रेणियाँ क्या है इन्होंने बताई थी ज्ञान भंडार की, तो ये आपको याद रखनी है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की कब? 1875 में बम्बई में, और इसकी स्थापना की और इसके सिद्धांत और नियम भी यहाँ पे इन्होंने बनाए 1875 में। 76 में क्या किया? 76 में इन्होंने भारतीयों के लिए क्या क्या, इन्होंने भारत जो है किसके लिए है? भारतीयों के लिए है के रूप में क्या किया? स्वराज का आह्वान किया पहली बार। तो पहली बार स्वराज का आह्वान किसने किया था? तो आपको बताना है कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा किया था, और 1876 में इन्होंने कहा था कि भारत जो है भारतीयों के लिए है। फिर 1877 में 1 साल बाद क्या हुआ? इसका मुख्यालय जो है आर्य समाज का वो लाहौर में बनाया, और आर्यों के जो सिद्धांत है वो पुनः संपादित यहाँ पे किए गए। फिर 1886 में क्या हुआ? लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल इन्होंने एस्टेब्लिश किया, और 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल मतलब वैदिक कॉलेज के रूप में एस्टेब्लिश किया, और 1902 में क्या हुआ? हरिद्वार कांगड़ी में गुरुकुल एस्टेब्लिश कर दिया। क्या कर दिया? हरिद्वार कांगड़ी में गुरुकुल एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये सब बात में यहाँ पे हुई, और शुद्धि आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था। तो इस तरह से हमने दयानंद सरस्वती जी मतलब आर्य समाज के बारे में भी अभी पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, लास्ट जो है अपने सामाजिक धार्मिक वाले में तो स्वामी विवेकानंद जी को भी कर लेते हैं, फिर इनके PYQ कर लेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जो है, इनका ध्येय वाक्य आता है, नर सेवा ही क्या है? नारायण सेवा है। मतलब जो मानव की सेवा कर दी वही भगवान की सेवा है, मतलब नर सेवा ही क्या है? नारायण सेवा, ऐसा ये मानते थे। ये इनका ध्येय वाक्य है। जन्म इनका हुआ 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही क्या है, इन्होंने फिर स्नातक कर ली थी, मतलब अपनी UG कर ली थी, अंडर ग्रेजुएशन। 12 जनवरी को आप सभी जानते होंगे, आप सभी यूथ हैं तो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको ध्यान में होना चाहिए, अगर नहीं है तो, और है तो अच्छी बात है। तो नेशनल यूथ डे जो है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी, और वास्तविक नाम जो है इनका मतलब ओरिजिनल नेम क्या था इनका बचपन का? ये था नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त था इनका पहले नाम, बाद में इनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद हो गया था। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस है इनके गुरु। और जो कौन थे? दक्षिणेश्वर मंदिर जो था कलकत्ता में है ये मंदिर, इसके क्या थे? ये पुजारी थे। तो दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी जो थे रामकृष्ण परमहंस, इनको क्या है? स्वामी विवेकानंद मतलब नरेंद्र नाथ दत्त जो है, इन्होंने अपना क्या है? गुरु बना लिया था। अब इनकी उपाधियों की बात करते हैं। तो इनकी उपाधियों में आती है तूफानी हिंद, मानवता का सम्मान, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता। 3 उपाधियाँ इन्हें दी गई है। क्या क्या? तूफानी हिंद, मानवता का सम्मान, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता। फिर बात करते हैं 1886 की। तो 1886 में क्या हुआ, यहाँ लिख देती हूँ। 1886 में विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद। तो जो इनके गुरुजी थे ये रामकृष्ण परमहंस, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद में जो है विवेकानंद जी ने क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया। और स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म संसद में क्या किया? भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। और क्या किया? यहाँ पे सनातन धर्म का भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। क्या किया? सनातन धर्म जो था, सनातन धर्म जो है उसका क्या है? भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। और वेदांत सोसाइटी जो है 1896 में इन्होंने इस्टेब्लिश की यहाँ पे।
तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में न्यूयॉर्क में की गई थी। पहले हमने ये पढ़ लिया था गलती से, तो इसको आप क्या करें, यहाँ पे काट दें। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में राजा राममोहन राय के द्वारा नहीं की गई। वेदांत कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो इतना आपको याद में रखना है, 1825 में की गई थी। तो इसको आप क्या करें, करेक्ट कर ले। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की अपने स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 में। फिर रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना की इन्होंने कलकत्ता में, वेल्लूर में। कलकत्ता में भी कहाँ पे, वेल्लूर में इन्होंने इसकी स्थापना की 5 मई 1897 में। इसमें क्या किया, शिक्षाओं का आधार इन्होंने वेदांत दर्शन पर आधारित रखा। रामकृष्ण मिशन के बाद में इन्होंने क्या किया, मायावली मठ की स्थापना की जो कि 1899 में की। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हो गई, तो इनकी मृत्यु हो गई वेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 को। अब इनकी पुस्तकें आती हैं इनकी ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। तो 3 योग है यहाँ पे, ज्ञान, कर्म और राजयोग। फिर है मैं समाजवादी क्यों। देन आती है माय मास्टर, काली, द मदर, धर्म तत्व, धर्म रहस्य, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। और समाचार पत्र न्यूज़पेपर इनके आते हैं 2, मैं इनको वापस लिखती हूँ, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। तो प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन जो है इनके क्या हैं, 2 न्यूज़पेपर हैं। और बुक्स इनकी कौन कौन सी आती है, एक तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। मैं समाजवादी क्यों, माय मास्टर, काली, द मदर, धर्म तत्व, धर्म रहस्य। धर्म के ऊपर 2 है, तत्व और रहस्य। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो ये इनकी बुक है। और इन्होंने क्या है, प्रार्थना सभा जो है, प्रार्थना सभा अलग से है, प्रार्थना सभा के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इन्होंने भी क्या है, सामाजिक सुधार के लिए कार्य किए थे। तो आत्मारंग पांडुरंग जो है इन्होंने 1867 में महाराष्ट्र के बम्बई में स्थापना की थी इसकी। और केशव चंद्र सेन जो थे, इनके प्रयासों से ब्रह्म समाज के विचारों को प्रभावित होकर इसकी क्या है, स्थापना की थी प्रार्थना सभा की। कहाँ पे की थी, महाराष्ट्र के बम्बई में की थी। इसमें प्रमुख व्यक्ति आते हैं आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। तो इस तरह से क्या है, अपने शॉर्ट नोट से जो था आपने इनका पूरा रिवीजन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने PYQ सेशन की तरफ। तो PYQ भी इनके साथ में कर लेते हैं ताकि आपकी तैयारी मजबूत बन सके। तो आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपकी कुछ भी हेल्प हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कितना हेल्प हो रही है, कितना आपको अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं ऐसी यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, पर प्रतिक्रिया देने से क्या है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है और अच्छा लगता है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कमेंट करने का, इतना कष्ट तो आप कर सकते हैं एक कमेंट करने का। तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इतनी सी बात ही मैं आपके कह रही हूँ, पूरी क्लास में मैं एक बार कहती हूँ बस, उसके बाद मैं नहीं कहती हूँ। तो अगर आपकी इच्छा है तो ही आप ये काम करें। आपसे कोई फोर्स नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, जारी रखें, जल्दी से सिलेक्शन ले। ऐसे ही मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी, आशा करूँगी। तो चलते हैं अब अपने PYQ क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ करने हमें सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के PYQ। तो इसमें क्या है, जो भी हमें एक्स्ट्रा चीज़ हमें मिलेगी वो अपने नोट्स में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे। ये पूछा है प्राध्यापक में 2022 में। भारत सेवक समाज, अखिल भारतीय उदार संघ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये तो हमने बिल्कुल पढ़ा था, तो इसमें तो ये नहीं थे, तो इसको तो गलत कर देते हैं। अनुशीलन समिति, तो इन 3 ऑप्शन के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उससे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर इन्होंने 1 दिया है, मतलब भारत सेवक समाज। तो भारत सेवक समाज जो थे उस संस्था से संबंधित थे श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर और NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू। तो अब यहाँ विस्तार से देखते हैं व्याख्या। 12 जून 1905 में पूना महाराष्ट्र में क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, भारत सेवक मंडल मतलब सर्वेंट ऑफ इंडियन
सोसाइटी की क्या की इन्होंने स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस संस्था से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों में आते हैं अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर, श्रीनिवास शास्त्री, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू। कौन कौन आते हैं फिर से देखते हैं। एक तो आते हैं अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर, श्रीनिवास शास्त्री, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये सारे व्यक्ति यहाँ पे आते हैं। और भारत सेवक मंडल जो है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ पे की? पूना महाराष्ट्र में की। कब की? 12 जून 1905 में की। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि जो गोपालक हैं, जो मतलब गोपालक हैं, वो क्या करते थे? गायों की रक्षा करते थे, तो सेवा करते थे। ऐसे आप याद रख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि भारत सेवक मंडल की जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक है सिलेबस में वो है राजा राम मोहन राय। तो इनके PYQ यहाँ पे करने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो वापस पढ़ते हैं। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता पे खुश होकर के क्या है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था राजा राम मोहन राय ने। ये पूछा था प्राध्यापक 2020 में। तो व्याख्या में देखते हैं। राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण के क्या थे? अग्रदूत बताया था आपको। और आधुनिक भारत के जनक भी बताया था। जनक, पिता या फिर क्या आ जाए, पहला नेता आ जाए। और एक और बताया था प्रथम समाज सुधारक। तो ये तीनों वर्ड आ जाए आधुनिक भारत के साथ, तो आपका आंसर राम मोहन राय होना चाहिए। तो ये बात थी। और फिर 1828 में क्या बताया था आपको? कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये बताया था आपको, याद भी करवाया था कि अगर हम क्या होते, राजा राम जो हैं, राम और मोहन जो हैं क्या है? ब्रह्म का ही स्वरूप है। ऐसे याद कराया था आपको। तो ये ब्रह्म समाज हो गया। वे कुरीतियों के विरुद्ध और मानवता के पक्षधर थे। क्या थे? कुरीतियों के विरुद्ध थे ये और मानवता के पक्षधर थे। अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर इन्होंने सार्वजनिक भोज दिया था। तो ये वाली लाइन जो है आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, ये बताना है। प्राध्यापक में पूछा है 2020 में। तो एक एक करके पढ़ते हैं। उन्होंने द प्रिसेप्टस ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो ये बुक क्या आपने पढ़ी थी? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ी थी। तो ये वाला तो सही है। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ऐसा तो इन्होंने नहीं किया था, ये हमने नहीं पढ़ा। क्योंकि इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। जी हाँ, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। कब की थी? 1814 में हमने देखा। और कहाँ पे की थी? तो ये की थी कलकत्ता में। तो ये बात हो गई। तो ये वाला भी सही है अपने। और इन्होंने फ़ारसी में क्या है? तोबातुल मुवाहिद्दीन पुस्तक प्रकाशित की। ये भी बिल्कुल सही है। एक और बुक लिखी थी इन्होंने, द प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। तो ये दोनों बुक जो थी इसमें थी फ़ारसी लैंग्वेज में। तो ये जो गलत हो गया अपने, मतलब जो गलत है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्टैब्लिश इन्होंने नहीं की थी। तो यही अपना यहाँ पे क्या है? आंसर है। जो सत्य नहीं है वही आंसर है। तो सेकंड राइट हो जाएगा। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, इसकी स्थापना किसने की? 1870 में केशव चंद्र सेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो थर्ड राइट हो जाएगा। RS में 2012 में पूछा था। तो राजा राम मोहन जो राय थे ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। इनके विचारों, नवीन विचारों के कारण क्या है, 19वीं शताब्दी के भारत में क्या हुआ था? पुनर्जागरण का उदय हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत भविष्य के मध्य सेतु,
तो आपको ये सब जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ये ऐड करते जाना है। तो क्या ऐड करना है, भविष्य के मध्य सेतु, और एक ये राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत, इसके बाद में भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत। तो ये सारे जो थे ये आपको याद में करने हैं कि राजा राम मोहन राय जो हैं इनको क्या क्या ये कहा गया है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत, भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत की उपाधि इनको दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने क्या है, इनको युगदूत की उपाधि दी थी, ये हमने पढ़ा था। और मुग़ल बादशाह जो था अकबर सेकंड, जिसका शासनकाल था 1806 से 1837 तक, इसने क्या है 1830 में इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो ये भी हमने देख लिया था। अकबर द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। तो राजा की उपाधि देकर लंदन में क्या है, इनको अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेज दिया। उल्लेखनीय है कि समुद्र पारीय यात्रा करने वाला भारत का पहला नागरिक जो है वो भी राजा राम मोहन राय ही थे, ये मैंने आपको बताया ही था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस्लाम और कुरान के बारे में अपने ज्ञान के कारण ये मुसलमानों के बीच ज़बरदस्त मौलवी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो हमें यहाँ पे बताना था भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कौन है, तो अपने को बता दिया ये राजा राम मोहन राय है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ज़बरदस्त मौलवी कहा। तो ये अभी देखा, ज़बरदस्त मौलवी किसको कहा है, राजा राम मोहन राय को ही कहा है। तो राजा राम मोहन राय ये अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। नेट के एग्जाम में पूछा है 2013 में। तो ये राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी अकबर सेकंड ने। तो अकबर सेकंड ने दी थी, तो ये अपने यहाँ पे है, तो थर्ड अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। और कब दी थी, तो 1830 में दी थी, 1830 में ये दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज मैंने बताया आपको किसने की, नाम से ही आता है इनके, राजा राम मोहन। राम मोहन जहाँ एक साथ आ जाए वहाँ पे ब्रह्मा जी के पास चले जाना है, तो ब्रह्मा समाज अपने आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर थर्ड अपने राइट हो जाता है। अब देखते हैं इनके बारे में। राजा राम मोहन राय ने फेरनजी कमल बोस के मकान जो थे इस हेतु किराए पर लिया था। मैं 20 अगस्त 1828 को क्या किया, ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। पहले तो मतलब इसका नाम क्या था, ब्रह्म सभा थी, लेकिन बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। कौन थे, ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में 1843 में, और केशव चंद्र सेन जो है 1857 में इसमें सम्मिलित हुए। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई भी स्थान नहीं था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या थे, ईश्वर की मतलब एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश इन्होंने दिया, और मूर्ति पूजा में जो ये क्या है विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए जो इनका एक लेख है गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों का उपहार, उसमें भी इन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध ही एक लेख लिखा है। तो ये बात यहाँ पे हुई कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज में विकसित हुआ था। तो ब्रह्म समाज में क्या विकसित हुआ था, आत्मीय सभा। तो ये आपको याद रखना है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था आपसे। हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आप इसको देख लें कि 1815 आएगा या फिर 1814 आएगा। तो इसको आप एक बार देख लें, मैं भी आपको देख कर कमेंट में पिन कर दूंगी जो भी होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप भी पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, मैं आप सभी के क्या है कमेंट पढ़ती हूँ। तो इसको क्या है अपन अच्छे से देख लेंगे और इसको सही कर लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे 1814 मिला और कहीं पे 15 मिला। तो ऑथेंटिक सोर्स से देख के बताना सही रहेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसी को अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। तो 1815 ध्यान रखते हैं अभी।
तो 1815 में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना कर दी। और 1816 में क्या किया, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी कलकत्ता में। फिर 1821 में कलकत्ता यूनिटेशन कमेटी, तो ये वाला आपको ऐड करना होगा। 21 में क्या किया, कलकत्ता यूनिटेशन कमेटी की स्थापना कर दी। 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, जो कि बाद में क्या है, एक समाज मतलब ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। पहले सभा था और बाद में समाज के नाम से जाने लगा, जिसे आगे जाकर ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय के विचार के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो ये हमने देखा था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। याद कैसे रखा था कि अगर हमें तत्वों का सारा बोध होता तो हम क्या होते, देव होते, भगवान होते। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ऐसे याद हो गया। इस प्रकार राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो थी आत्मीय सभा थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आत्मीय सभा जो है सबसे पहले 1815 में एस्टेब्लिश की गई थी, इसीलिए यहाँ पे जो है ये बात होती है। और यहाँ पूछा है 1828 में ब्रह्म समाज विकसित हुआ था, 1828 में ब्रह्म सभा में स्थापित हुआ था। तो ब्रह्म सभा जो है उसमें आत्मीय सभा स्थापित हुई थी, ये राजा राममोहन राय के द्वारा, इसलिए ये अपना सही है। प्रार्थना सभा जो है आत्माराम पांडुरंग आएगा, ये दोनों हमने पढ़े नहीं तो ये अपने ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको उत्तर नहीं पता था तो भी आप इसका 1 लगा के थोड़ा सा रिस्क लेके आगे बढ़ सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, अभी अभी देखा हमने, तो ये थे राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा राममोहन राय द्वारा निर्मित धार्मिक संस्थाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अब इसमें क्या है, आपको सारे जो अभी ये आपने पढ़े हैं ये याद होने चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन नेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, पर नेट का क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा ही बनता है। तो आरपीएससी अब आपसे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल एग्ज़ाम्स का लेवल क्योंकि बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं आत्मीय सभा की स्थापना, जो कि अभी अपने डाउट में ही चल रही है, 1814 है या 1815 है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको लिख लें। ब्रह्म समाज तो अपने को याद ही है, 1828 में है कलकत्ता में। वेदांत सोसाइटी आपको याद होनी चाहिए, 1816 में। और यूनिटेरियन कमेटी जो है कब की गई, तो ये की गई थी 1821 में। तो आप जमाइए, तो सबसे पहले तो आ जाएगी आत्मीय सभा 3, फिर आएगी वेदांत सोसाइटी तो 3 2, और फिर आएगी 1 यूनिटेरियन कमेटी, लास्ट में आ जाएगा ब्रह्म समाज। तो 3 2 1 4 आपको देखना है, तो 3 2 1 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से थर्ड अपना सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगी अब आरपीएससी, तो आप ध्यान में रखें आरपीएससी का लेवल और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। निम्न में से कौन सी कृति राजा राममोहन राय द्वारा रचित नहीं है, मतलब कौन सी इन्होंने नहीं लिखी है। तो हेडमास्टर में 2018 में पूछा है। तो ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तो इन्होंने लिखी है, एकेश्वरवादियों का उपहार, जिसमें मूर्ति पूजा के विरोध इन्होंने लेख लिखा है। द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस भी इन्होंने लिखी है, कब लिखी है, 1820 में। इसमें क्या है, ईसाई धर्म के बारे में इन्होंने बताया है। फिर द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये हमने नहीं पढ़ी, ये इन्होंने नहीं लिखी। और गौड़ीय व्याकरण भी हमने पढ़ ली, जो कि कब लिखी थी, 1833 में। तो ये तीनों तो क्या है, सही हैं, और गलत अपने को ये है, तो जो गलत है वही आंसर है, तो ये अपने आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार और इनकी कृतियाँ, पुस्तकें जो हैं। तोहफात उल मुवहिद्दीन, जो कि 1804 में लिखी है और फारसी लैंग्वेज में है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है ये 1809 में लिखी है, ये भी फारसी में है। इस फारसी को क्या कर लें, फारसी कर लें, तो ये फारसी लैंग्वेज में लिखी हुई है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में प्रकाशित। गौड़ीय व्याकरण जो है 1833 में प्रकाशित है। और चंद्रिका जो है 1822 में। सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों का विरोध इसमें लिखा गया है। इन्होंने 1821 में जो है संवाद कौमुदी बांग्ला पत्रिका, 1822 में मिरातुल अखबार जो कि फारसी लैंग्वेज में था। तो ये क्या है, यहाँ पे बुक में गलती है, इसको आप करेक्ट करें। ये फारसी भाषा में नहीं है, ये फारसी भाषा में ही है।
ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये फ़ारसी भाषा की एक पत्रिका थी। तो अपने नोट्स में क्या है, ये मिरातुल अखबार जो है बांग्ला मैंने बता दिया था आपको, तो उसको क्या है आप काट के क्या कर लें, फ़ारसी भाषा कर लें। तो इसको आप करेक्ट कर लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बाद में ना कहें कि आपने गलत बता दिया। तो मैंने यहाँ पे करेक्ट करवा दिया है। 1829 में बंगदूत जो है हिंदी नामक समाचार पत्र इन्होंने निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राममोहन राय और उनकी जो संस्था थी आत्मीय सभा संबद्ध नहीं थी। तो बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, तो यही हमने नहीं पढ़ा है। बांग्ला भाषा का चंद्रिका, तो चंद्रिका तो हमने देख लिया है। बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी भी सही है। और फारसी भाषा का मिरातुल अखबार, तो ये भी सही है। ये पूछा है फर्स्ट ग्रेड 2022 में। तो अपने को पूछा है संबद्ध नहीं है, तो ये संबद्ध नहीं है, इसीलिए यही आंसर है। राजा राममोहन राय के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो सही बताना है। पीएसआई में पूछा है 2022 में। तो बुक्स आपको याद होनी चाहिए। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी है, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की है, आत्मीय सभा का प्रारंभ भी इन्होंने किया है, और द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो है वो बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त सभी सारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत कथन यहाँ पे चुनना है। रॉन्ग वाला बताना है। कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछा है। तो रॉन्ग आपको बताना है 1804 में इन्होंने तोहफतुल मुवाहिद्दीन को प्रकाशित किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, तो की थी 1817 में। कहाँ पे, कलकत्ता में। तो ये बात भी सही है। द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बुक जो लिखी इन्होंने, यीशु के देवी है होने के सिद्धांत को यहाँ पे खारिज किया गया। तो इतना तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यीशु जो है ये तो पता है कि ईसाई धर्म से संबंधित थे, क्रिश्चियन थे। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, तो ये भी सही है। और इनका जो संवाद था कौमुदी, मतलब सॉरी इनका जो अखबार था संवाद कौमुदी, वो बांग्ला भाषा का पहला अखबार है। ये बात यहाँ पे क्या है, गलत है। बांग्ला भाषा में तो है, लेकिन यहाँ का ये पहला अखबार नहीं है। तो इस तरह से इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। तो यहाँ पे दिया भी है, बांग्ला भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है समाचार दर्पण था, जो कि 23 मई 1818 में श्री रामपुर बेपनिस्ट मिशनरी द्वारा सोसाइटी द्वारा पब्लिश किया गया। तो इस तरह से क्या है, ये वाला सही हो जाता है। तो आपको क्या है, एग्जामिनर पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप देखेंगे संवाद कौमुदी है, बांग्ला भाषा है, तो सही है, ये तो गलत नहीं हो सकता। लेकिन आप ये वर्ड भूल गए कि पहला यहाँ पे देखना है, पहला अखबार। तो पहला अखबार ये नहीं था, पहला था अपने समाचार दर्पण बांग्ला भाषा में, जिसको श्री रामपुर बेपनिस्ट मिशनरी सोसाइटी ने पब्लिश किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा जो थी इसको किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया है। रीट में पूछा था 2016 में। तो हमने पढ़ा था क्या, धारा 17 वहाँ पे। तो धारा 17 यहाँ पे दी गई है आपको। अब दो ऑप्शन में यहाँ पे दी है, सॉरी धारा 17 एक में ही दी है 17, तो अपने सही है ये। अब 17 में भी आप याद रखें, धारा 17 AD 1829, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको डेट बताई थी, ध्यान हो तो 4 दिसंबर 1829 को धारा 17 के अंतर्गत क्या है, विलियम बेंटिक के प्रयासों से क्या है, सती प्रथा पे रोक लगा दी गई थी। तो यही बात यहाँ लिखी हुई होगी। राजा राममोहन राय के मुख्य प्रयास से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, मतलब इसको हटा दिया गया। 1818 से ही इनके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक, उसने 1829 में कानून बनाकर नियम 17 के तहत सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंध लगा दिया। तो ये अपना सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्वी सन में सती प्रथा का उन्मूलन और राजा राममोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ये आपको याद होनी चाहिए 1829। तो 1829 यहाँ पे ये सही हो जाता है। ये पटवारी एग्जाम में 2021 में पूछा था। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसका जाता है, जेल प्रहरी में पूछा है 2018 में। तो किसको जाता है, तो विलियम बेंटिक को जाता है। कब, तो 1829 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इनका, राजा राममोहन राय जी के बारे में, जो कि है, निम्न में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी दी। इसकी रचना की इन्होंने।
तो ये है राजा राममोहन राय। इसको आप डायरेक्ट याद रखें और ऐड कर लें। फर्स्ट ग्रेड में स्ट्रीम पूछा था 2022 में। तो अब अपने ये क्वेश्चन इनके राजा राममोहन राय जी के बारे में ख़त्म हुए। जो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं हैं वो आप ऐड कर लें। अब चलते हैं दयानंद सरस्वती जी के पास में। तो इनकी PYQ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको बताया था। तो ये किया था दयानंद सरस्वती जी ने। और कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 1876 में। और इन्होंने कहा था भारत जो है वो किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। तो भारत भारतीयों के लिए जो है इसके रूप में क्या इन्होंने स्वराज का आह्वान किया था पहली बार। तो ये बात हो गई। ये पूछा था प्राध्यापक 2020 में। तो आइए अब बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है विदेशी दास्ता को एक अभिशाप मानते थे। क्या मानते थे? विदेशी दास्ता को एक अभिशाप मानते थे। और स्वतंत्रता और लोकतंत्र जो है हिमायती थे। मतलब इनसे क्या था, इनको लगाव था और ये चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी क्या है स्वतंत्र हो जाए, विदेशी लोगों के साथ में नहीं रहे, इनको यहाँ से हटा दें। तो इन्होंने जो है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए क्या है शुद्धि आंदोलन भी इन्हें चलाया। क्या किया? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, शुद्धि आंदोलन चलाया। किसके लिए? हिंदू धर्म को उठाने के लिए, प्रथम मतलब पुनरुत्थान इसका करने के लिए। हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में अपनाया। किसकी सलाह पर? केशव चंद्र सेन की सलाह पर। और उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरा से बुरा देशी राज्य जो है अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। उनकी शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना जो थी कूट कूट कर भरी थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी ये लोग क्या है अग्रगामी मतलब आगे रहे। और केशव चंद्र सेन जो है इनके सुझाव पर क्या है दयानंद सरस्वती जी ने सार्वजनिक भाषणों में क्या किया, संस्कृत लैंग्वेज की जगह पे क्या किया, हिंदी भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। स्वामी जी के विचारों का संकलन राजा जयकिशन दास की सलाह पर इनकी जो कृति है रचना है सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की बाइबल जिसको कहते हैं उसमें मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे? स्वामी जी के विचारों का संकलन यहाँ पे मिलता है किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में, जिसको क्या कहते हैं आर्य समाज की बाइबल भी कहते हैं, जिसकी रचना 1874 में उदयपुर में स्वामी जी ने हिंदी लैंग्वेज में की थी। कितने कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में की थी। सेकंड क्वेश्चन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। तो वही बात इन्होंने थोड़ी सी घुमा के दे दी। क्या? कि देशी राज्य जो मतलब बुरे से बुरा देशी राज्य जो है अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। तो उसी बात को थोड़ी घुमा के दे दी। तो वही बात किसने कही? तो ये बात कही दयानंद सरस्वती जी ने। 2 बार तो पूछ चुके हैं, 2012 में और 2022 में। तो अब 2025 में भी आ सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। तो ऐसी चीज़ें जो आएंगी तो आपको क्या है एक बोनस अंक देके जाएंगी, क्योंकि अपनी क्लास में अपन क्या है इसको तीसरी बार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती जी ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू किया था? तो प्राध्यापक में 2020 में पूछा है। तो आपको तो पता ही है किसके प्रयासों से, किसके सुझाव से? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो गया केशव चंद्र सेन ये है, तो पहला आपने सही है। कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? तो कहाँ हुई? तो ये आपको पता है कि बम्बई में हुई। कहाँ हुई? बम्बई में हुई। और कब हुई? तो ये हुई थी 1875 में। तो 1875 में हुई बम्बई में आर्य समाज की स्थापना। तो इस तरह से पहला सही है, प्राध्यापक 2020 में पूछा था। दयानंद सरस्वती जिनका पूरा नाम बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर ने क्या है 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया? लाहौर में। जिसके बाद में आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास चलते स्वामी जी की पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल के तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। स्वामी दयानंद को उनके
धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण क्या है, भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा गया है। तो इसको ऐड कर लेना। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा है। क्यों कहा है, तो इनके जो धार्मिक सुधार प्रयास थे इसके कारण इनको कहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है, तो यह आपको पता है, सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें क्या है उनके विचार प्रकाशित है। तो स्कूल व्याख्याता हिस्ट्री के पेपर में 2020 में पूछा था। तो इनके द्वारा लिखी गई जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, ध्यान से देखते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है 1874 में लिखी। फिर पाखंड खंडन भी हमने देख ली थी 1866 में। वेद भाष्य भूमिका 1876 में। ऋग्वेद भाष्य 1877 में, मतलब वेद भाष्य और ऋग्वेद एक साथ है 1876 के बाद 1877 में। अद्वैत मत का खंडन 1873 में। पंच महायज्ञ विधि 1875 में। वल्लभाचार्य मत का खंडन 1875 में। तो ये बुक्स तो आपको याद थी, इसके साथ ये सन भी आप जो भी हैं ऐड कर लें, क्योंकि आगे अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा लेवल का बनाना होगा, क्योंकि उसका काम ही यही है, आते जो भी पेपर हो रहे हैं उनको टफ बनाना। तो आप पूरी तरह से तैयार रहें। आप देख रहे होंगे अभी आरएस का पेपर, ईओ आरओ का पेपर, आगे भी जो पेपर होंगे तो आप देखते जाइए। अभी आरपीएससी बहुत मतलब उसमें आ गई है एक्शन में। तो आप क्या है अपनी तैयारी को पूरा मजबूत रखें और इस बुक को तो अच्छे से पढ़ ही लें और अपने नोट्स को पढ़ लें और अपने भी पूरा भरोसा रखें। ये नहीं कि आरपीएससी अब ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गई तो हम क्या करें, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ज़रूर होगा अगर आप क्या है चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे और अपने जो है क्या है सोर्स को एक तो लिमिटेड रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सारे दिन भर यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं, कभी किसकी क्लास कभी किसकी क्लास। तो अगर आप यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखते रहेंगे तो क्या है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यूट्यूब पे आप वीडियो देखें, लेकिन उन्हीं की वीडियो देखें जो आपको अच्छी लगती हो और जो आपका जो है कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको बता रहे हो। आप किसी का भी चैनल देखें, लेकिन आपका समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आपको टाइम जो है वो यूट्यूब पे दे रहे हैं तो वो आपका यूज़ होना चाहिए। आपको नई चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो चीज़ आता है उसी को आप बार बार देखे जा रहे हैं। तो वो चीज़ अगर आपको आती है तो क्या है आप उसकी खुद सेल्फ क्या है करें, तैयारी करें, याद करें, उसको खुद लिख के देखें, उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। तभी आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ज़्यादा टाइम अपना जो है यूट्यूब को ना दें। यूट्यूब पे वही चीज़ देखें जो आपको नहीं आती है, जो आपको समझने की पूरी आवश्यकता है। और इस तरह की अगर आपको रिवीजन की कोई और भी सीरीज़ मिलती है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन में भी वैसा ही जो आपको याद हो। ऐसा नहीं कि बुक आके किसी ने पढ़ा दी और बस चल रहे हैं क्वेश्चंस, इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, तो उसको देखने से क्या है ना आपका टाइम बेकार होता है। आप ऐसे क्वेश्चन तो खुद ही कर सकते हैं कि ए इसमें ए होगा बी होगा, आप आंसर तो खुद ही मिला सकते हैं। इतना काम आप कर ही सकते हैं। आपको आंसर के साथ में एक्सप्लेनेशन दे और एक्सप्लेनेशन में भी कुछ चीज़ें याद करवाने की कोशिश करें। ऐसे चैनल को ही आप चुनें। तो ये मैं आपको एक सलाह दूंगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप समझदार हैं, आप स्कूल व्याख्याता बनने की ओर अग्रसर हैं, तो आप सभी अपना भला जानते हैं। पर मेरा काम था थोड़ा सा आपको बताना, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आपकी इच्छा है, आपकी जॉब है, आपको मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अब चलते हैं आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए आगे। आर्य समाज के सिद्धांत कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये पूछा है अय्यन के एग्ज़ाम में 2018 में फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में। तो सत्य नहीं है पूछना बताना है। पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को अस्वीकार करना, विधवा विवाह का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने आर्य समाज जो था वो पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को तो अस्वीकार करता था, तो ये बात तो सही है। विधवा विवाह का विरोध भी इन्होंने किया, ये विरोध इन्होंने यहाँ पे नहीं किया था विधवा विवाह का, तो ये बात गलत है। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया था, ये सही है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन इन्होंने दिया था। तो इस तरह से जो गलत है वही सही है, मतलब अपना सेकंड वाला जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। 10 सिद्धांत याद रखने हैं, तो एक बार देखते हैं आपको याद रह जाएंगे।
तो 10 सिद्धांतों की स्थापना इन्होंने की। सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। तो वेदों में जो सत्य बात है उसके लिए इन्होंने कहा है, और वेदों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। तो ये बात हो गई। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए, ये भी सही है। मतलब ये जो 10 नियम है, सिद्धांत है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। मूर्ति पूजा का विरोध, तो ये हो गया। अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध इन्होंने बताया। कर्म सिद्धांत और आवागमन सिद्धांत का समर्थन किया। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास, स्त्री शिक्षा में विश्वास, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति दे दी। बाल विवाह और बहु विवाह का क्या किया? प्रतिरोध, मतलब विरोध किया। हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रचार किया। तो आपको कैसे याद रखना है कि बाल विवाह, बहु विवाह, इसका क्या किया? विरोध किया। हिंदी और संस्कृत में तो प्रचार किया ही था, और हिंदी में प्रचार करने के लिए, भाषण देने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो केशव चंद्र सेन ने। तो याद हो गया। विधवा विवाह को स्वीकृति दे दी, स्पेशल किसमें? कंडीशंस में। जो स्त्री शिक्षा थी उसमें विश्वास, तो मतलब जो भी फीमेल थी उनको पढ़ाने के लिए क्या किया? इन्होंने विश्वास रखा। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास रखा। कर्म सिद्धांत, मतलब कर्म करो, और आवागमन सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया। अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध किया। विरोध किसका किया? अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का। इसके अलावा का बाल विवाह और बहु विवाह का। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाने चाहिए, और इन्होंने विरोध किसका किया? तो मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। सत्य केवल वेदों में निहित है, तो इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। तो ये 10 सिद्धांत आपको लगभग याद हो चुके होंगे। आप अगर 2 बार और इसको पढ़ लेंगे ना, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। चाहे एग्जामिनर इसमें कुछ भी डाल के आपको दे दे अलग से ऑप्शन, तो आप वहाँ पे छांट लेंगे कि आपको कौन सा हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पे हुआ? तो इनका निर्माण हुआ कहाँ पे? अजमेर में। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो है इनकी क्या हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ में इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। अजमेर में दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर यहाँ पे 4th हो जाता है। महाराजा जसवंत सिंह की प्रीत पात्री नन्ही जान जो थी, जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार जो थे महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे जसवंत सिंह के, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर नन्ही की पालकी को अपने कंधों पर उठाते हुए देख लिया, और इससे क्रोधित होकर महर्षि दयानंद ने राजा को धिक्कारा। इससे कुपित होकर क्या है, नन्ही जान थी, उसने महाराजा के रसोइये गोड मिश्रा के साथ मिलकर क्या है, महर्षि दयानंद को क्या दे दिया? विष दे दिया, जहर दे दिया इनको। इनके दूध में क्या मिला दिया था? कांच मिला दिए थे। तो उससे क्या है, इनकी धीरे धीरे जहर फैल करके क्या है, मृत्यु हो गई थी। स्वामी जी को अजमेर लाया गया, और अजमेर में 1883 में इनका देहांत हो गया। तो ये बात थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी उदयपुर में, ये हम देख चुके थे। तो मैंने आपको बताया भी था कि परोपकारिणी सभा जो है किसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। अब कैसे बताया था कि परोपकार वही कर सकता है जो दयावान आदमी हो, और दयावान आदमी कौन होता है? तो सज्जन व्यक्ति होता है। तो सज्जन सिंह के समय पे दयानंद सरस्वती जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की, और 1883 आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, फरवरी 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो पहली यात्रा इन्होंने की जून 1865 में। तो अपना 3rd ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। JN के एग्जाम में 2016 में पूछा था। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, स्वामी दयानंद जो है सर्वप्रथम राजस्थान में कब आए? जून 1865 में आए। करौली में राजकीय अतिथि के रूप में आए। इन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर, अजमेर में अपने उपदेश दिए। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 में भरतपुर में हुआ। वहाँ स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा, बनेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुँचे, जहाँ कविराज श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। और महाराजा सज्जन सिंह के अनुरोध पे क्या है, ये स्वामी जी उदयपुर चले गए, और 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुँच गए।
तो अपने 2 टॉपिक अभी ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट अपना बचा है स्वामी विवेकानंद। तो इनके PYQ भी कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपकी क्लास जल्दी से समाप्त हो जाए, आपका टाइम जल्दी से सेव हो जाए। विवेकानंद जो है, इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? तो इन्होंने कब भाग लिया था, मैंने आपको बताया था। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने डेट सहित आपको बताया था कि 11 सितंबर 1893 को क्या है, शिकागो धर्म सम्मेलन में क्या है, इन्होंने भाग लिया था स्वामी जी ने। और यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, सनातन धर्म की ओर से क्या है, अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये सब बता चुकी थी। तो वहीं से क्वेश्चन है, प्राध्यापक में 2022 में पूछा था, तो थर्ड अपने राइट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सितंबर 1883 में भाग लेने के लिए अजीत सिंह ने यात्रा का प्रबंध करवाया। 1893 में स्वामी जी ने शिकागो में हुई धर्म संसद में अपने भाषण में उद्बोधन का प्रारंभ अमेरिका की बहनों और भाइयों, भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के मध्य संतुलन बनाने की बात करके संपूर्ण विश्व को खुशियां प्रदान की। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर क्या है, नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। और उल्लेखनीय है कि 1899 में विवेकानंद ने दूसरी बार अमेरिका की यात्रा की और उन्होंने न्यूयॉर्क में क्या है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने कब की? तो ये की थी 1896 में, और न्यूयॉर्क में ये की थी। तो इसकी स्थापना करके सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में वेदांत केंद्र खोले। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए विभिन्न रास्ते हैं। तो ये बात कहते थे स्वामी विवेकानंद जी। तो यही ये क्वेश्चन बन गया। ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक साहित्यों में। तो यही बात यहाँ पे एक तरह से कही जा रही है, थोड़ी घुमाकर। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। तो ये अपने थर्ड यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण जो थे किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और इन्हीं के गुरु के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये कब की थी आपको बताया था मैंने, 5 मई 1897 को ये स्थापना इन्होंने की थी। कहाँ पे की थी ये भी बताया था, कलकत्ता में वेलूर में ये स्थापना इन्होंने की थी। तो इसका आंसर अपने हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। तो ये देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक एक संगठन बनाया। 1899 में बेलूर मठ कलकत्ता की स्थापना की। पंजीकृत सोसाइटी अधिनियम 1909 के तहत मिशन को पंजीकृत करवाया। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? धार्मिक और सामाजिक सुधार करना, क्योंकि हम पढ़ भी क्या रहे हैं, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य क्या है? मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना। किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित क्या थी, मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों को नहीं मानता, चीज़ों को क्या करता है, कीमत और उपयोगिता का स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता यह है कि सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास करना। तो ये बात यहाँ पे की गई है। अब स्वामी विवेकानंद द्वारा जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना कब की गई, यही क्वेश्चन पूछ लिया। 3 बार पूछा है, RS 2015 में, फर्स्ट ग्रेड में 2022 में, और हेड मास्टर 2018 में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी अपने 1897 में। तो 1897 में डेट भी पूछ सकता है, तो 5 मई याद रखें। तो ये हो गया। अब अपने हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का तहत जो है रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण कब हुआ था? अभी अभी यहाँ पे देख के आए, देखें पंजीकृत सोसाइटी एक्ट के तहत क्या है, इसका 1909 के तहत इसको पंजीकृत किया गया। तो 1899 में तो बेलूर मठ की स्थापना की थी, 1897 में रामकृष्ण मिशन की। तो याद कैसे रखेंगे, 97 में क्या है, रामकृष्ण मिशन है। 1899 में 2 साल बाद में क्या हो गया, बेलूर मठ की स्थापना की कलकत्ता में। और फिर आ गया 1909 में। तो 1909 में क्या आ गया,
पंजीकृत सोसाइटी एक्ट। तो इसमें भी नो है, इसमें नो है, तो ऐसे याद रख ले लास्ट में। तो ये हो गया 1909। थर्ड अपना सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा में विश्वास करता था? तो मूर्ति पूजा में विश्वास अभी अभी हमने देखा कौन करता था, तो ये करते थे रामकृष्ण मिशन। तो ये बात सही हो गई। किसने 19वीं सदी के सुधार आंदोलन को अभिजात्य आंदोलन की संज्ञा देकर उसकी निंदा की और समाज सेवा के आदर्श का आह्वान किया? उनके मत में निर्धन व्यक्तियों की सेवा ही क्या है? ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इनका नारा क्या था कि नर सेवा ही क्या है? नारायण सेवा। तो नर सेवा नारायण सेवा जो था इनका नारा था। तो किसने दिया था ये? स्वामी विवेकानंद ने। तो इस तरह से इसका आंसर फोर्थ अपने सही हो जाता है। किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। तो ये बात किसने कही थी? ये बात भी स्वामी विवेकानंद ने कही थी। तो इसको क्या है आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। वैसे ये नेट में पूछा गया था तो आप ध्यान में रखें। किसने ये शब्द कहे कि विश्व पर इसका मतलब भारत का प्रभाव सदैव मृदु ओस की तरह पड़ता है, जिसे सुना नहीं जा सकता, न ही कोई निशान नजर आता है, तथापि यह धरती पर सबसे सुंदर फूल के खिलने में सहायक होता है। ये नेट में पूछा है। तो नेट में देखिए कितना डीपली जाकर पूछता है क्वेश्चंस। तो ये क्या करेगा, अगर डीपली पूछना होगा तो ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो अगर आपने प्रीवियस उससे क्वेश्चन किए होंगे तो आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं, वरना वहाँ पे देखते रह जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। हमने क्या पढ़ा था? इनका जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, उपाधियाँ क्या क्या थी, लेकिन ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो ये क्या है, इसने प्रीवियस ईयर में से दे दिया था। तो प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो भी आपका आधा काम तो हो जाएगा। और पूरा काम करने के लिए डीपली तो पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे आगे निकलना है तो ये बात थी। तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों को किसने आलोचना की? तो ये आलोचना की विवेकानंद जी ने। ये RS में पूछा था 2007 में। तो इसी के साथ में क्या है, अपने ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब अपने सिर्फ बचेंगे क्या? महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में। तो महात्मा गांधी जी की एक क्लास आएगी, पूरी थ्योरी क्लास रहेगी वो, उसमें हम PYQ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना। तो उसकी सिर्फ थ्योरी क्लास आएगी, उसके बाद में उसकी PYQ क्लास आएगी। तो आप चैनल पे बने रहें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपकी पढ़ाई अच्छी चले इसकी मैं आशा करती हूँ।